अच्छा, इससे पहले हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट किया है, जिसमें हमने कहाँ तक कैलकुलेट किया था कि हमने कहा था, को बताया था कि टेंशन का हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके वो जो आर्क पी क्यू थी उसमें जो हमारे पास पुलिंग फोर्सेस थी जिनको हमने टेंशन का नाम दिया था, वो क्योंकि पुलिंग फोर्सेस अब अलोंग द टेंजेंट हैं तो उसके दो पार्ट्स बन रहे थे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेके तो हमने ये प्रूव किया था कि जो पुलिंग फोर्स है, टेंशन है, वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन है। और इससे पहले हमने हुक्स लॉ को यूज़ करके तो ये प्रूव किया था कि जो टेंशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। और उसके बाद हमने दोनों वर्टिकल कंपोनेंट लेके तो ये प्रूव किया था कि जो रिजल्ट है हमारे पास, यानी अगर दोनों वर्टिकल फोर्सेस दोनों इक्वल हैं, और उसके बाद हमने ये रिजल्ट प्रूव कर दिया था कि टी नॉट इज इक्वल टू x1 to x2 पार्शियल स्क्वायर u पार्शियल x स्क्वायर dx इक्वल टू 0। Suppose let Gxt denote the external force per unit mass। सपोज जो Gxt है ये कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जो यूनिट मास। अब यूनिट मास हमारी कंसंट्रेशन है कि हम 1 ग्राम को ले रहे हैं, 1 किलोग्राम को ले रहे हैं, 1 मिलीग्राम को ले रहे हैं, ये हमारी कंसंट्रेशन है कि किसको। या सपोज हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 ग्राम को यूनिट मास कंसिडर कर लें या 5 मिलीग्राम को यूनिट मास कंसिडर कर लें। तो ये हमारी कंसिडरेशन है कि पर यूनिट मास किसको ले रहे हैं। तो यूनिट मास पे जितनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग अलोंग द यू एक्सिस। अब हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स वाला और एक यू एक्सिस, हमने दो लिए हुए हैं। तो जो यू एक्सिस इसका मतलब है कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है यूनिट मास पे, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी ऑफ एक्स टी से। और ये तो हमारे पास यूनिट मास पे है। तो यूनिट मास हमने जो ली हुई है, यूनिट ली हुई है, तो टोटल हम जो लेंगे फोर्स हमने आर्क पी क्यू पे लेनी है। देन द कंपोनेंट ऑफ जी एक्स टी एक्टिंग ऑन द सेगमेंट पी क्यू अलोंग द यू एक्सिस इज, फिर क्या हो जाएगा, इसी फोर्स को हम x1 से x2 इंटीग्रेट कर लेंगे तो वो हमारे पास फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा। क्योंकि आप देखें जब स्ट्रिंग होगी हॉरिजॉन्टली तो हॉरिजॉन्टली होगी तो वर्टिकल यू बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल बिल्कुल जो है ना वो एक्स पे वो 90 के एंगल पे यू है। तो यू जब बिल्कुल 90 के एंगल पे है तो 90 के एंगल पे उसमें फिर वो एक ही होगा, जी एक्स टी फोर्स वो इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। लेकिन जब हम स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट करवाते हैं, जब वो वाइब्रेट कर रही होती है तो ये देखें जिस तरह ये आर्क बनेगी। अब जब ये आर्क बनेगी तो फोर्स इस डायरेक्शन में इस तरह तकरीबन होगी। तो उस फोर्स के फिर दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट बन जाएगा हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस फोर्स का वो हम कह रहे हैं कि वो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, x1 to x2 g ऑफ एक्स टी डी एक्स। क्योंकि हमारे पास ये जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट ही इस पे अमल करता है और वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच हो रही है, तो उसका जो कंपोनेंट है हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं x1 to x2 g ऑफ एक्स टी डी एक्स। Then the inertial force on the segment PQ is। अब inertial force, inertia क्या है नहीं, हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉडी की कि जो अपनी वो पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है किसी फोर्स के अगेंस्ट। इनर्शिया की हम यही डेफिनेशन करते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो क्या करना है कि वो बॉडी अपने आप को रेस्ट पे रखने की कोशिश करता है
और इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं ये इनर्शिया। यानी इनर्शिया प्रॉपर्टी क्या है बॉडी की, जो अपनी वो जो करंट स्टेट है उसको वो कंजर्व रखने की कोशिश करते करे, वो उसको हम कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शियल फोर्स इसी तरह अगर कोई हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग पे उसको स्ट्रेच करके, तो जो इनर्शियल फोर्स है वो उसके अपोजिट अप्लाई हो रही होगी, जो उसको दोबारा उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। और वो जो इनर्शियल फोर्स है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, और ए हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन आपको याद होगा लोअर क्लासेस में हम पढ़ते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, और मजीद रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। इस तरह इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव ले लें तो वो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। तो ये वाली इक्वेशन जब यूज करेंगे तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और मैस की जगह पे अब डेंसिटी, मैस हमें नहीं पता लेकिन डेंसिटी हमें पता है, और डेंसिटी हमें पता है तो डेंसिटी होती है फोर्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम, या मैस पर यूनिट एरिया, या मैस पर यूनिट, या मैस पर यूनिट लेंथ। मैस पर यूनिट लेंथ हम इधर हम जो कंसिडर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मैस पर यूनिट लेंथ हम ले रहे हैं। जब मैस पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो डेंसिटी फिर क्या आती है, मैस पर यूनिट लेंथ। अब यूनिट लेंथ को अगर अब 1 कर लेते हैं तो मैस हम फिर वो मैस के मुकाबले में ये डेंसिटी हम लिख लेते हैं, एम रो के इक्वल आ गया। तो इस तरह हम जो इनर्शियल फोर्स है हम इस तरह अप्लाई कर लेंगे, -x1 to x2 रो एक्स पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल टी स्क्वायर डी एक्स। ये समझ आएंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जी कि ये हमने कंपोनेंट कैसे लिखा है जी, ये हमने इससे लिखा है क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज, डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने यू लिया हुआ है तो ये लिख दिया पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल टी स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास जो मैस है, मैस हमें नहीं पता तो हम डेंसिटी हमें पता है रो, तो डेंसिटी क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ। तो जब मैस पर यूनिट लेंथ लेंगे हम तो यूनिट लेंथ वो 1 हो गई, तो फिर m की जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया रो एक्स। और ये माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है इनर्शियल फोर्स, इसलिए हम इसको माइनस साइन से लगा रहे हैं क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। Hence the sum of the components of 1.17, 1.18 and 1.190, 1.17 हमने जो पहले प्रूव की थी ये टी नॉट x1 x2 पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, और ये हमने ये वर्टिकल फोर्स एक कंसिडर की थी। इसके बाद जो दूसरी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स आ रही थी, क्योंकि सारी हम वर्टिकल फोर्सेस इसमें कंसिडर कर रहे हैं, तो दूसरी जो एक्सटर्नल फोर्स हमने फाइंड की थी वो कौन सी थी, इंटीग्रल x1 to x2 g ऑफ एक्स टी डी एक्स। ये हमारे पास सेकंड वर्टिकल फोर्स थी। और इसी तरह जो हमने थर्ड वर्टिकल फोर्स कंसिडर की है, जो इनर्शियल फोर्स है, ये हमारे पास आ रही है -x1 to x2 रो एक्स पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल टी एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो सारी फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो तब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो जब ये सारी फोर्सेस एक दूसरे को
बैलेंस कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल x1 टू x2 इन सब का जो इंटीग्रल है वो जीरो के इक्वल है। और जब इन सब का इंटीग्रल जीरो के इक्वल है तो कैलकुलस का एक रिजल्ट है x1 x2 हमारे पास क्या है, आर्बिट्रेरी है। सिंस x1 x2 आर आर्बिट्रेरी, इट फॉलोज फ्रॉम 1.20 दैट द इंटीग्रेंट मस्ट बी जीरो। अब क्योंकि हमारे पास जो x1 x2 हमने लिए हुए हैं ये आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हुए हैं, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हैं। तो ये कैलकुलस का रिजल्ट है कि कोई भी किसी खास डोमेन में, खास इंटरवल में अगर इसका किसी फंक्शन का इंटीग्रल जीरो हो तो वो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन खुद जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो पॉइंट ले लें, उन दो के पॉइंट के दरमियान अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल कोई भी दो पॉइंट लें तो उसका इंटीग्रल जीरो आ रहा है, तो वो तभी इंटीग्रल जीरो आ रहा है कि वो, इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन खुद जीरो है, तभी उसकी वैल्यू कोई भी दो पॉइंट चूज करते हैं तो वो जीरो आ रही होती है। तो इसलिए हम इसका इंटीग्रेंड जीरो के इक्वल लिख देंगे। जब इंटीग्रेंड जीरो के इक्वल लिख देंगे तो उससे हम ये लिख सकते हैं रो ऑफ एक्स पार्शियल स्क्वायर यू व पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट पार्शियल स्क्वायर यू व पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स टी। अब जी ऑफ एक्स टी हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। दिस रिप्रेजेंट्स द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इफ रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हमारी डेंसिटी कांस्टेंट हो जाए, यानी रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, यानी ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है डेंसिटी, तो अगर हम इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर हम इसको रो को डिवाइड कर लेते हैं इस तरह कि टी नॉट ओवर रो प्लस जी एक्स टी ओवर रो। और टी नॉट ओवर रो हम इस तरह इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर यू व पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू व पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स टी। अब ए हम ले लेते हैं जी टी नॉट ओवर रो का स्क्वायर रूट, और एफ ऑफ एक्स टी हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स टी ओवर रो। ये हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन आ गई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, यानी वो कंटिन्यूसली अब वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया और कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अब नहीं मजीद अप्लाई कर ले, लेकिन उसकी वाइब्रेशन उसी तरह ही रहती है, तो फिर एफ ऑफ एक्स टी को ज़ीरो कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है जी पार्शियल स्क्वायर यू व पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू व पार्शियल एक्स स्क्वायर।